अरे यार अभी क्या पढ़ना, अभी तो रात हुई है, कल सुबह उठ के पढ़ लेंगे ना। सुबह हो गया। अरे अभी तो दिन बचा हुआ है, अच्छा शाम में पढ़ लेंगे ना। लो भाई दिन भी पार हो गया, शाम आ गई। और अरे शाम में क्या पढ़ना, अभी थोड़ा सा खा लेते हैं, सो लेते हैं, फिर कल सवेरे पढ़ेंगे ना। सुबह उठ के अभी नींद बहुत आ रही है, फिर सुबह भी पढ़ेंगे। फिर अरे कल तो अच्छा कल समय है ना, आज क्या पढ़ते हैं, कल पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप क्लास 9 में हैं और इसी तरह के थॉट्स, इसी तरह के विचार आपके मन में आ रहे हैं तो बहुत गलत है। आपको मैं बता दूं, अपने सीने में आग लगा लो, अपने अंदर जोश पैदा कर लो, जुनून पैदा कर लो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि समय बिल्कुल नहीं है दोस्तों। 29 जनवरी से आप लोगों को मालूम है, 29 जनवरी से आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा और 30 जनवरी जो कि आखिरी एग्ज़ाम आपका होगा। और ये 29 और 30 ये 2 डेट पे क्लास 9 का जो है सो पूरा कहानी फिट हो जाएगा। कहानी फिट करने का मतलब एग्ज़ाम आप पूरा दे दोगे और आपका दोस्तों एग्ज़ाम में रिजल्ट क्या आएगा नहीं आएगा ये आप इस सस्पेंस में रह जाओगे, फिर आपका रिजल्ट का वेट करोगे। तो मैं ज़्यादा लंबे चौड़े भाषण दे करके आपको डराना नहीं चाहता हूँ, बस आपको बताना चाहता हूँ कि समय नहीं है, एकदम आप सोच लें, समय बिल्कुल ही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टॉप 40 क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ मैं। देख रहे हैं, टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आ गए हैं आपके बीच, और समय ना रहते हुए मुझे ये सारे क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के निकालने पड़ रहे हैं ताकि आप कम समय में बेहतर तैयारी कर लो। समझ रहे हैं, ये मॉडल पेपर है दोस्तों, ये टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इसमें साइंस के, और ये एक मॉडल पेपर है। अब इस मॉडल पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कराने वाला हूं, और ये आपका प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है। अभी लगातार आपको वीडियोस मिलेगी क्योंकि आपका एग्जाम जो नज़दीक आ गया है, और मुझे भी आपके एग्जाम को लेकर के जो है सो जितना ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है मैं लगा रहा हूँ। तो आप क्यों नहीं, आपको भी तैयार हो जाना है। और समय नहीं रहा है, एकदम आप लोग का समय नहीं रहा, मैं बार बार कह रहा हूँ। इसलिए जुड़ जाओ मेरे साथ। अगर तुम नए आए हो हमारे चैनल में तो जुड़ जाओ मेरे दोस्तों। आपका जो है सो जितने समय बचा हुआ है उसमें मैं काफ़ी तैयारी करा दूंगा, समझे। तो चलिए मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं करके शुरू करता हूँ आज का ये टॉपिक, यानी कि साइंस का जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं टॉप 40 क्वेश्चन, वो आज खत्म करेंगे। और जो बच्चे नए आए हुए हैं चैनल पे जुड़ जाएंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करेंगे कि आप झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। हाँ, आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, बड़ी बात ये है कि इस वीडियो की आप मोर पे क्लिक करना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, और मोर पे क्लिक करने के बाद क्लास 9th में अगर आप हैं तो क्लास 9th का व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। मैं वहाँ पे लगातार वीडियोस, अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन शेयर करता हूँ आपकी क्लास का, झारखंड बोर्ड के जो भी यहाँ पे सरकार के द्वारा, झारखंड बोर्ड के द्वारा जो कुछ भी दिशा निर्देश लागू किया जाता है ना, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी जानकारी को मैं शेयर करता हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो आप लोग जुड़ जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर, मैं बार बार कह रहा हूँ, है ना। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने में परेशानी हो रही है तो आप कुछ नहीं करेंगे, मेरे इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा 6200230224, ठीक है। आपको मैं बता दूँ फिर से कि 6200230424, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो 9th क्लास के विद्यार्थियों का मैं बता दूं कि ये आपका जो है सो प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है। देख रहे हैं कि मॉडल पेपर जो है सो ये मॉडल प्रश्न पत्र है और प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है। अभी आप लोग का रियल मॉडल पेपर नहीं आया हुआ है, वो आएगा, मैं उसका भी वीडियो डालूंगा। लेकिन अभी ये आप प्रैक्टिस मॉडल पेपर को देख करके आप लोग जो है सो रिवाइज कर ले, समय बिल्कुल ही नहीं रहा है। अभी जितना समय है उसी में आप जितना क्वेश्चन करोगे दोस्तों वरदान साबित होगा। मैं कह रहा हूँ आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए वरदान साबित होगा, और आप उसको पढ़ोगे, आपके दिमाग में सारे क्वेश्चन घूमते रहेंगे और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, नो डाउट, श्योर हो जाए आप, ठीक है। इसलिए मैं इतना क्वेश्चन करा दूंगा आप लोगों को ना कि क्वेश्चन बाहर आपका एग्जाम में नहीं जाएगा, ठीक है। 90% तैयारी मैं गारंटी लेता हूं कि मैं करा दूंगा। बाकी क्वेश्चंस दोस्तों 5-10% झारखंड बोर्ड कहीं से भी दे सकता है, उसके लिए नो डाउट। चलिए बाकी अपना तैयारी मजबूत रखें, जुड़ गए हैं हमारे साथ तो बी पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव, आप पॉजिटिव रहें, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, मेरी ये गारंटी है, मेरी ये दावा है। चलिए शुरू करते हैं। समय गुजर गया तो क्या हुआ, रात अभी जारी है। समय गुजर गया तो क्या हुआ, दिन गुजर गया तो क्या हुआ, और जितना समय हम लोग पहले गुजार दिए तो क्या हुआ, रात अभी जारी है। और दोस्तों संघर्ष अभी जारी है, और संघर्ष अभी जारी ही है, क्योंकि अब जो बारी है वो आपकी है। चलिए शुरू करते हैं।
आप लोग के नॉलेज के अकॉर्डिंग बता दूं कि आपका दोस्तों एग्जाम जो होगा ना करीब 1.5 घंटे का होगा। कुल 40 प्रश्न रहेंगे और 40 प्रश्न आपके जो है सो बनाना अनिवार्य है। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स का दोस्तों आपका नंबर रहेगा। हर एक प्रश्न 1 मार्क्स करेंगे कहने का मतलब, और सभी क्वेश्चन का आपका जो है सो सभी क्वेश्चन को जो है सो बनाना अनिवार्य है। अगर आपको क्वेश्चन को गलती कर देते हैं है ना तो कोई अंक नहीं कटेगा। बहुत लोग बोलते हैं ना कि 1 2 3 4 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में मान लो कि हम एक ऑप्शन गलती कर दिए है ना, और हमको मान लो कि 1 होना चाहिए था और हम 2 रंग दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो है सो ये गिनती में नहीं आएगा, ठीक है, आपका मार्क्स नहीं कटेगा। मेरे कहने का मतलब ये है। बहुत लोग का सवाल है कि नेगेटिव मार्किंग है क्या, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोग दोस्तों समझदारी से सारे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। मेरी आपको ये बार बार बातें आपको लगती होगी कि सर बहुत बोलते हैं, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों का जो है ना पिछले बार ये आया था रिपोर्ट कि बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम ठीक ठाक दिए लेकिन जो है सो फेल हो गए। फेल होने का रीज़न क्या है पता है? सही तरीके से ये सर्कल को गोल नहीं करना, ठीक है। इसलिए मैं हर एक वीडियो बनाने से पहले आप लोग को बता देता हूँ कि अगर आपका जैसे कि मान लीजिए कि 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, अगर आपको लग रहा है कि ये सी यानी कि 3 वाला ऑप्शन सही है तो 3 वाले को मतलब बढ़िया से आपको सर्कल करना है, बढ़िया से गोल करना है, ठीक है। वो भी ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से या फिर ब्लू बॉल पॉइंट पेन से, ठीक है। आपको सर्कल से बाहर को मतलब नहीं रंगना है, स्याही को बाहर नहीं निकालना है, आपको जो है सो सर्कल के अंदर ही कलर करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को फाइनल एग्जाम में करना है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। बाकी चलिए आप लोग समझदार हैं ही। क्लास 8 आप लोग अगर पास होकर के आए हैं 9th में तो आप लोग को पता ही होगा कि 8 में भी एग्जाम ऐसा ही हुआ था, है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं क्या है कि निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है? चाल और वेग का, त्वरण और विस्थापन का, बल और संवेग का, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे कि चाल तथा वेग का एसआई मात्रक समान होता है, ठीक है। चाल और वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, आप लोग को मालूम है, याद रखिएगा। एक्चुअली में मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। आप लोग इसको याद करिएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है मीटर प्रति सेकंड। चाल तथा वेग का मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, याद रखिएगा। कभी कभी ऐसा भी रहता है कि मीटर प्रति सेकंड, ऐसा भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसको भी आप देख करके कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का, ठीक है, स्क्वायर रहेगा त्वरण करेगा, लेकिन यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर हमारा दूसरा है। दूसरा दिख रहे हैं क्या है कि निश्चित दिशा में वस्तु तय की गई दूरी, यानी कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, है ना। निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वो क्या होती है? वो चाल होती है कि वेग होती है, ठीक है, कि विस्थापन होती है कि त्वरण होती है। तो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को दोस्तों क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वेग, ठीक है। निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग बोलते हैं, ठीक है। निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, रट लेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए वेग का एसआई मात्रक, अभी हम लोग चाल और वेग का एसआई मात्रक पढ़े थे, है ना, कि क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। कहीं दिख रहा है आप लोग को? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, है ना। और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका इसलिए ए गलती हो जाएगा, बी भी गलती हो जाएगा और सी भी गलती हो जाएगा, ठीक है। तो वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। और वही पूछ देगा चाल का, तो चाल का भी सेम होता है, ठीक है दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड। सवाल नंबर चौथा देखते हैं क्या है कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं? ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर, थर्मामीटर और इनमें से कोई नहीं। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगाता है जिसके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित किया जाता है। तो तय की गई दूरी दोस्तों पता है क्या है? वो बताता है ऑडोमीटर, याद रखिएगा। ऑडोमीटर ही तय की गई दूरी को बतलाता है वाहनों में। स्पीडोमीटर क्या करता है? स्पीड बताता है, चाल का मतलब जो है सो प्रकृति बताता है कौन? स्पीडोमीटर। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? दूरी को कौन दिखाएगा? तो ऑडोमीटर, याद रखिएगा। दूरी आप कितना तय किए हैं, ठीक है। चलिए सवाल नंबर चौथा हो गया। आइए आते हैं सवाल नंबर 5। देख रहे हैं, यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा हो जाए तो पिंड का रैखिक संवेग क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ए दुगुना हो जाएगा, बी वही रहेगा, सी आधा हो जाएगा और डी 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। सवाल क्या है? यदि पिंड का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा हो जाए तो पिंड का रैखिक संवेग होगा, दुगुना हो जाएगा, वही रहेगा, आधा हो जाएगा और 4 गुना हो जाएगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि यदि कोई भी पिंड जो है ना उसका द्रव्यमान दोगुना कर देंगे तो उसका वेग अगर आधा कर दें, है ना, मतलब उसका जो है सो द्रव्यमान दोगुना कर दें और वेग आधा कर दें तो पिंड का जो रैखिक संवेग होगा वो क्या हो जाएगा? आधी हो जाएगी, ठीक है। आधी कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आइए सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 क्या है? यदि दो वस्तुओं यानी कि दो वस्तु है ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg है और कितना है?
34 kg है, तो जो है सो क्या बोल रहा है कि ए का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि पता है ए का, देखिए ए का दे रहा है द्रव्यमान कितना 6 kg, ठीक है, याद रखिएगा, जिसका ज़्यादा भार उसका उतना जड़त्व, ठीक है, बी है 34 kg। तो क्या बोल रहा है कि ए का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक होगा, तो नहीं होगा। अच्छा, बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा, जी हाँ, जैसे कि बी का जो भार है दोस्तों, बी का मतलब भार बोलते हैं, द्रव्यमान कितना है 34 kg, तो बी जो है सो ए से ज़्यादा है ना, तो इसका जड़त्व भी अधिक होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, ठीक है। सी क्या देखते हैं, ए का जड़त्व और बी का जड़त्व बराबर होगा, बराबर तो कभी नहीं होगा, ए तथा बी का जड़त्व शून्य होगा, नहीं, डी भी नहीं होगा, यानी कि आपका सी रॉन्ग हो जाएगा, डी रॉन्ग हो जाएगा और ए भी रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि बी विल बी द राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा कि जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक उसका जड़त्व भी अधिक होगा। चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं, क्या है सवाल नंबर 7 की न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सब क्वेश्चन पूछता है, रिपीट किया हुआ क्वेश्चन याद रखिएगा। न्यूटन का गति का प्रथम नियम, न्यूटन का गति का दूसरा नियम, न्यूटन का गति का तीसरा नियम और संवेग के संरक्षण का नियम, ठीक है। सवाल क्या है, न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का भी नियम कहा जाता है। तो याद रखिएगा, प्रथम नियम को बोलते हैं कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम। यदि किसी पिंड पर तब तक अपनी रमावस्था में रहेगी जब तक उस पर हम क्या करेंगे, कोई बाहरी बल नहीं देंगे और सरल रेखा में एक समान गति से वो तब तक मतलब गति करते रहेगा, जब तक उसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक नहीं लगाएंगे, चाहे उसको रोकने का प्रयास नहीं करेंगे, है ना। इसलिए ये नियम लागू होता है जो है न्यूटन का पहला नियम पे, ठीक है। याद रखिएगा, अगर आप गाड़ी पे चल रहे हैं, अगर आप कार में बैठे हुए हैं, ठीक है, ये आपका कार है और आप कार में सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको मालूम है कि कार गति में है ना, और आप क्या है, आप स्थितिज में है ना, आप स्थितिज ऊर्जा में हो गए और कार गतिज ऊर्जा में हो गया। तो आपको पता है जब भी कार ब्रेक मारेगा ना, तो आप क्या करेंगे, आपको झटका मिलेगा, क्यों, क्योंकि आप भी गतिज ऊर्जा में जो है मतलब कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, और ब्रेक मारने के बाद फिर कार रुक रही है तो आप भी रुक रहे हैं, है ना, तो आपको झटका मारता है। इस प्रकार के नियम को अब भी आप जो है सो जड़त्व का नियम में रख सकते हैं, ठीक है। या फिर कार जब रुकी हुई है और आप भी बैठे हुए हैं अंदर, और आप भी मतलब एक जगह पे स्थिर हैं, रुके हुए हैं, और कार जैसे ही चलेगी तो आपको झटका पीछे क्यों मारेगा, है ना, तो आप उससे चलता है पता है कि आप भी गति में अब आ गए कार के साथ साथ, है ना। तो इस तरीके की चीज़ को आप लोग समझ सकते हैं, जड़त्व का नियम जो कि प्रथम नियम जो होता है उस पर लागू होता है न्यूटन का, है ना। सवाल नंबर 8 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत पर क्या करता है, रॉकेट काम करता है, ठीक है। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रखिएगा कि रॉकेट जो है ना, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कहीं आप लोगों को दिख रहा है, देखिए तो क्या ऑप्शन नंबर 1, ऊर्जा का संरक्षण, द्रव्यमान का संरक्षण और संवेग के संरक्षण, और इनमें से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इसलिए इसको बोलेंगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है, ये याद रखिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये पूछा हुआ सवाल है और बार बार पूछता है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 9 देखते हैं, 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला सवाल है दोस्तों, ठीक है। देखिए कोई भी व्यक्ति चाहे वस्तु पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा, ये सवाल 12 पूछता है, ठीक है। इस तरीके के सवाल का दोस्तों एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को मैं बता रहा हूँ, आप लोग उसको नोट कर लेंगे या तो फिर याद कर लेंगे, ठीक है। 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा। अच्छा, बोल रखा है कि जी मतलब ग्रेविटेशन का मान, जो गुरुत्वाकर्षण का मान जो है ना, मतलब गुरुत्वीय मान जो है सो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेने बोला है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग को याद होना चाहिए कि भार को इंग्लिश में वेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेट, है ना, यानी कि वेट को W से दिखाएंगे, और द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोलते हैं, यानी कि M से दिखाएंगे, और जो है सो गुरुत्वाकर्षण को दिखाते हैं G से, याद रखिएगा। तो यानी कि W = M × G, यानी कि W = mg। इस फॉर्मूला पे आप लोग को बनाना है दोस्तों। तो देखिए W यहीं लिखेंगे, M मास कितना दे रहा है 60 kg, तो 60 लिखेंगे, और यहाँ पे G का मान बोला, देखिए G कितना है, G है सो 10 का बोला लेने के लिए, है ना, तो 10 लेंगे, यानी G का मान 10 हो गया, यानी कि 6 दें कितना हो गया, मतलब 60 दें 600 न्यूटन। कहीं दिख रहा है आप लोग को, जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका है सो ए में है, 600 न्यूटन, यानी कि 60 kg द्रव्यमान का कोई वस्तु चाहे कोई व्यक्ति अगर पृथ्वी पर उसका भार है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा, 600 न्यूटन, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। सवाल नंबर चलते हैं 10वां देख पा रहे हैं कि यदि 1 मिनट क्या लिखा हुआ, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना घट जाएगा और 4 गुना घट जाएगा। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेड है और देखा गया क्वेश्चन है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्या है क्वेश्चन।
यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। बोल रहा है कि दो वस्तुओं के बीच का दूरी आधा कर देंगे। अगर मान लो कि दो वस्तु अगर 5 मीटर पर रखा हुआ था, दोनों को हम घसका करके आधा आधा पे कर देंगे, है ना, तो क्या होगा पता है, उसका गुरुत्वाकर्षण 4 गुना हो जाएगा। याद रखिएगा, जब भी जैसे मान लीजिए कि ये कोई वस्तु ए है, ठीक है, ये वस्तु है और ये वस्तु है, इसका नाम हम कर देते हैं ए, इसका नाम कर दे रहे हैं बी, ठीक है। ये पहले जो था ना, ये दोनों मान लीजिए कि 6 मीटर पर था, ठीक है। आप क्या कर दे रहे हैं, इसको और इसको आधा कर दिए, घटा करके ले आए नज़दीक, यानी कि आप कर दिए 3 मीटर पर, ठीक है। तो जितना ज़्यादा नज़दीक लाएंगे, है ना, तो मतलब आधा का 4 गुना होगा, आपको याद रखना है, ठीक है। आधा का 4 गुना हो जाएगा, यानी कि आप 4 गुना होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, तो बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। ये सवाल इस तरह से पूछेगा तो आप लोग क्या करना है, 4 गुना बल बढ़ जाएगा। जहाँ भी आपको नजर आएगा ऑप्शन वही मार देना है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 11। देख पा रहे हैं 11 में क्या है, ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठोस, तरल, गैस और उपरोक्त सभी। तो जी हाँ, अगर आप लोग लग रहा है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सही है, उपरोक्त सभी जगह से ध्वनि गमन करती है, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं 12 नंबर सवाल देख रहे हैं दोस्तों, क्या है कि वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है। अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग और विद्युतीय चुंबकीय तरंग और कोई विकल्प नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है, तो आप लोग को राइट आंसर कर देना है अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है। अनुदैर्घ्य तरंग ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हवा में गमन करने वाली, वायु में गमन करने वाली सभी तरंगें क्या होती है, अनुदैर्घ्य होती है। चलिए सवाल नंबर 14 चलते हैं, सॉरी 12 हो गया था, 13 चलते हैं। देख रहे 13 में क्या है कि मानव श्रवण की श्रवप्रास की ऊपरी आवृत्ति सीमा क्या है, ठीक है। तो 20 किलो हर्ट्ज और 2000 हर्ट्ज और 2 के हर्ट्ज और क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 20 लाख हर्ट्ज। तो पता है आप लोग को, तो इसमें आंसर आपका नहीं दिया हुआ दोस्तों, याद रखिएगा। होता है क्या होता है, देखिए 20 हर्ट्ज से क्या होता है, 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर बोलता है ना निम्न सीमा, तो निम्न सीमा आपका हो जाता है पता है कौन, ये 20 हर्ट्ज, लेकिन ये नहीं है, तो 20,000 होगा। 20,000 में क्या होगा पता है आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगर इसमें आपका 1 जीरो और आता तो, ठीक है, ये गलती कर रहा है, ठीक है, 1 जीरो और कर देना आप लोग को, ठीक है। तो ऊपरी सीमा आपका ये हो जाएगा, ऊपरी सीमा, ठीक है, और ये हो गया निम्न। तो आप लोग थोड़ा सा याद कर लेंगे, कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन मिसप्रिंट होता है, ठीक है। और अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोग यहाँ में देखने को मिलेंगे तो आपका अगर गलती भी करोगे ना तो आपका आंसर मिल जाएगा, आपको मतलब नंबर मिल जाएगा, ये कहने का मतलब मेरा। तो 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऊपरी सीमा। चलिए मानव श्रवण की श्रवप्रास मतलब आदमी का सुनने का क्षमता जो होता है, ऊपरी सीमा क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। चलिए उम्मीद करते समझ में आ गया आप लोग को। सवाल नंबर 14 चलते हैं। देख रहे हैं क्या है कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है, परासरण, विसरण और उद्गपातन और संघनन। आप लोग बताएंगे क्योंकि मैं सब क्वेश्चन लाइव क्लास में कराया हूँ, आप लोग पता होगा। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना कहलाता है विसरण, ठीक है, क्या बोलते हैं, विसरण। चलिए सवाल नंबर हमारा 14 हो गया, चलते हैं 15। बर्फ का गलांकन कितना होता है। आप लोगों को दोस्तों ये भी लाइव क्लास से पढ़े थे, आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। बर्फ का गलनांक कितना होता है, बर्फ का गलनांक बोला है ना, तो आप याद रखिएगा 273 केल्विन, कहीं दिख रहा है 273.16, 203 डिग्री सेल्सियस और केल्विन, है ना। तो केल्विन वाला याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, के वाला 273.16 केल्विन, 273.16 केल्विन, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कभी कभी यहीं से पूछता है कि बर्फ का जो होता है ना, बर्फ का जो सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा O2, है ना, CO2 सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि पूछता है ड्राई आइस का फॉर्मूला। चलिए सवाल नंबर 16 चलते हैं। देख रहे हैं क्या है, निम्नलिखित में किससे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है, नमक को, तेल को, हाइड्रोजन गैस को और जल को। तो आपको पता है कि संपीड़ित किया जा सकता है गैस को ही, ठीक है। निम्नलिखित में किससे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना, नमक तो नहीं होगा, तेल भी नहीं होगा, गैस होगा। तो गैस कोई भी रहे, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का दिया है, तो यानी कि हाइड्रोजन गैस को सबसे ज़्यादा लोग संपीड़ित कर सकते हैं, ठीक है, कंप्रेस कर सकते हैं इंग्लिश में। चलिए सवाल नंबर 16 हो गया, चलते हैं 17। सवाल नंबर 17 देख रहे हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है, लोहा, पीतल, जल और तांबा। दोस्तों यौगिक बोलते हैं दो से अधिक तत्वों, दो या दो से अधिक तत्वों का मिलना जो होता है ना, दो या दो से अधिक तत्वों के मिलान से, के संयोग से ही यौगिक बनता है, याद आप लोगों को याद होगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है, लोहा, पीतल, जल और तांबा। तो आपको पता है कि जल ही यहाँ पे एग्जाम्पल होगा, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, ठीक है। देखिए लोहा का अगर निकालेंगे ना फॉर्मूला तो निकलेगा फेरस, ठीक है, और पीतल है ना, पीतल का
पीतल का रासायनिक नाम क्या है इंग्लिश में? आप लोग को मालूम है? उसको हम लोग बोलते हैं ब्रास, है ना। ब्रास मतलब पीतल। इसका जो सिंबल होता है ना, वो सिंबल क्या होता है आप लोग मालूम है? चलिए नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। पीतल को जो है ना हम लोग बोलते हैं AU, शायद नहीं AU बोलते हैं, लोहा सोना को बोलते हैं ना जी, सोना को बोलते हैं। पीतल को हम लोग बोल सकते हैं ये एक तरह का मिश्रण है, ठीक है। पीतल एक तांबे का मिश्र धातु है, यानी कि आपका ये बोल सकते हैं Cu और प्लस जो बोल सकते हैं आप जड़न जिंक का ये धातु है, ठीक है। जल को हम लोग बोलते हैं H2O, ठीक है। और तांबा को बोलते हैं क्या? Cu, कॉपर, है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पे यौगिक का बात करेगा ना तो याद रखिएगा जल में क्या है पता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, ठीक है। यानी कि दो यौगिक इसमें मिले हुए हैं, दो तत्व मिले हुए हैं, दो तत्व से क्या होता है? बनता है एक यौगिक। तो जल इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, ठीक है। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख रहे हैं सवाल नंबर 18 क्या है? पीतल किस, देखिए अभी हमने आपको बताया था ना कि पीतल जो है सो किसी से बना होता है? तो पीतल कॉपर का और जिंक का क्या है? संयोग है, ठीक है। तो कॉपर और जिंक का ही आप लोग को दिख रहा है। पीतल किस धातु का मिश्रण है ना? अच्छा हाँ, मिल तो गया ऑप्शन नंबर A, जिंक और कॉपर। ऑप्शन नंबर A जिंक और कॉपर हो गया, ठीक है। Cu और Fe नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। पीतल का याद रख लेंगे, जिंक और कॉपर का ये मिश्रण है, यानी कि मिश्र धातु है ये। कौन? पीतल। चलिए सवाल नंबर 18 हो गया। 19 चलते हैं। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? जल का बर्फ में बदलना, ठीक है। रासायनिक जो कि दोबारा हम उसको बदल नहीं सकते हैं। जल का बर्फ का जल कर सकते हैं, ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। भोजन का पचना, जी हाँ, ये आपका क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा। मोमबत्ती का पिघलना यानी कि मोम तो पिघलता है फिर भी मोम ही रहता है। लोहे का चूर्ण को बालू में मिलाना, तो ये तो हम लोग लोहा का चूर्ण और बालू, इसमें तो कोई खास अंतर नहीं आया, हम फिर से उसको अलग कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये पचा हुआ भोजन को वापस नहीं, मतलब हम भोजन ला सकते हैं, मतलब पचा हुआ भोजन को वापस हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप लोग याद रखना है कि रासायनिक परिवर्तन उसको बोलते हैं जो हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जो बदल जाता है पूरा तरीके से, है ना। तो भोजन का पचना हो जाएगा यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। चलिए सवाल नंबर 20 चलते हैं। देख रहे हैं क्या है कि सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? देखिए सोडियम का होता है Na, ठीक है, और ऑक्साइड का होता है O2, ठीक है। तो आप लोग को पता है सोडियम का जो होता है ना, सोडियम का आयन कितना होता है? सोडियम ऑक्साइड का सूत्र इसमें हो जाएगा इसका होता है नेगेटिव आयन, ठीक है। इसका भी नेगेटिव आयन, यानी कि ये 1 देगा, ये 2 देगा, तो Na और 2 गुना हो जाएगा, यानी कि Na2 निकलेगा। आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई पढ़े होंगे, है ना। और O बन जाए O, Na2O कहीं दिख रहा है? Na2O, जी हाँ, ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा, ठीक है। Na2O क्या है? सोडियम ऑक्साइड का सूत्र है। क्रॉस फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, उसी से मैंने निकाला है इसको, ठीक है। आप लोग को याद होगा, Na2O सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A गलती है, C गलती है और D गलती है। चलिए सवाल नंबर 21 चलते हैं। 21 नंबर सवाल देख पा रहे हैं क्या कि 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद है? यानी कि बाबू आप लोग याद रखोगा कि जल को बोलते हैं H2O, जल को क्या बोलते हैं? H2O, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा भी है, देखिए कितने, मैंने आपको लाइव क्लास में पढ़ाया था, आप लोग याद है कितने मोल मौजूद है? तो मोल निकालने का सूत्र हमने पढ़ाया था आप लोग को, मोल निकालने का सूत्र आप लोग को पढ़ाया था, आप लोग को याद है? तो आप लोगों को मैं बताता हूँ कि जल को बोलते हैं H2O, ठीक है। पहले आपको निकालना है जल में कितना आपका जो है सो यहाँ पे मोलर द्रव्यमान है। तो इसमें हाइड्रोजन 1 है, तो हाइड्रोजन का क्या निकला पता है दोस्तों? 1 × 2, यानी कि 2 आएगा, हाइड्रोजन का 2 आ गया, ठीक है, याद रखिएगा। और H2 है ना, अच्छा ठीक 2 है, H2 है, तो हाइड्रोजन का दोबारा निकालेंगे। H2 का मतलब से हमारा है 1 × 2, हाँ ठीक था 2, और O है, O का पता है ऑक्सीजन आता है आप लोगों को कितना नंबर पे पता है? ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पर, यानी कि 8 सम संख्या, तो 8 × 16, यानी कि 16 + 2 कितना गया दोस्तों? 18 यूनिट। 18 यूनिट किसका है? केवल आपका जल का। याद रखिएगा कि जल का, देखिए मैं लिख रहा हूँ जल का मोलर द्रव्यमान, है ना, जल का मोलर द्रव्यमान, ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। वो होता है कितना? 18 यूनिट। आप लोग को मालूम है, मैंने निकाल दिखाया। अब बोल रहा है क्या पता है कि 36 ग्राम जल है, कितना है? 36 ग्राम जल, ये आपका जल का 1 यूनिट मैंने बताया। अब 36 ग्राम जल का जो है सो उसमें देखा जाए तो कितना हो जाएगा मोलों की संख्या? तो मोलों की संख्या के सूत्र मैंने आपको पढ़ाया था लाइव क्लास में भी। मोलों की संख्या लिख देना आप लोग को, ठीक है। बराबर क्या होता है पता है? द्रव्यमान, जो आपका दे रखा क्वेश्चन में, द्रव्यमान बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? मोलर द्रव्यमान, जो आप निकाले अभी ऑक्सीजन का जल का, ठीक है, मोलर द्रव्यमान। तो आपको मैं अब यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। साइड में देख पा रहे हैं आप लोग, इधर कोना में, ठीक है। तो द्रव्यमान कितना दिया हुआ? 36 ग्राम, 36 ऊपर लिख देंगे, द्रव्यमान 36 ग्राम दिया हुआ था, लिख दिए ऊपर। और मोलर द्रव्यमान कितना निकाले हैं? 18, काट दें, 18 दूनी 36, यानी कि 2। कहीं आपको दिख रहा है 2, मोलों की संख्या यहाँ पे हो जाएगी 2। ऑप्शन नंबर B सही है, आप लोग को समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 22 क्या है? C2H2 का मोलर द्रव्यमान कितना होगा दोस्तों? देखिए C2, ठीक है, कार्बन आपका कितना नंबर आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम,
बेरिलियम बोरान, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन, यानी कि 5 नंबर पर आता है ना। तो 5 आपका जो है सो ये क्या है, ये आपका है सो एक विषम संख्या है ना। कार्बन, कार्बन 5 नहीं 6 पे आता है। देखिए हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन, है ना, यानी कि 6 नंबर पे। सिंपली मैं बता रहा हूँ, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो कार्बन का अगर हम निकालेंगे मोलर द्रव्यमान तो 6 होगा, और ये सम संख्या 6 दूनी कितना निकल गया 12 यूनिट, इससे 12 निकल गया, ठीक है। अब H2 हाइड्रोजन का भी हमने निकाला था, आप लोग देखे थे कि हाइड्रोजन वाला H2O वाटर में निकालते हैं ना, 2 गुना H यानी कि 1 यानी कि 2 के थे, 12 2 14, है ना। तो आप ये दोनों को जोड़ देना है, 12 और 2 14 कितना हो गया 14, है ना, 12 और 2 14 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। C2H2 का मोलर द्रव्यमान 14 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 22 हो गया, 23 चलते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है, ठीक है। ये आपका जो है सो बार बार एग्जाम में पूछता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या की खोज किसने की। तो ऑप्शन है रदरफोर्ड, जे थॉमसन और ई गोल्डस्टीन और जेम्स चैडविक। इसको जेम्स चैडविक बोलते हैं, ठीक है, जे चैडविक मतलब। तो आप लोग पता है कि जे थॉमसन जो इसमें आपका है सो जे थॉमसन जो है इसका खोज किया था, ठीक है। एक हमारा जो सो साइंटिस्ट है, साइंस में आपको देखे होंगे कि जे थॉमसन के बारे में बताया गया था, इलेक्ट्रॉनों के जो है सो खोज के बारे में इनका नाम आता है, ठीक है। सवाल नंबर 23 हो गया, चलते हैं 24 में क्या देख पा रहे हैं कि एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, तो उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा, ठीक है। क्या है सवाल दोस्तों, एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है तथा 12 न्यूट्रॉन है, तो उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 11 12 13 23, ठीक है। तो याद रखिएगा, कुछ नहीं करना होता है, जब भी आपको पूछेगा ना परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या क्या होता है पता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के निकलता है, ठीक है। तो 11 + 12 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 और 1 2 यानी कि 23। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। आपको पता है कि परमाणु द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉनों की क्या बोला, परमाणु संख्या क्या होगा ना। हाँ, तो परमाणु संख्या तो परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, तो एक मिनट रुकिएगा, मैंने इसको निकाल दिया परमाणु द्रव्यमान। परमाणु अगर द्रव्यमान बोलेगा, आप लोग एक चीज और सीख लीजिए, परमाणु द्रव्यमान बोलेगा तो जितना इलेक्ट्रॉन है और जितना न्यूट्रॉन उसको जोड़ देंगे तो उतना आपका जो है सो निकल जाएगा परमाणु द्रव्यमान, यानी कि 23 यूनिट। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है क्या, परमाणु संख्या बोलेगा ना, तो आप लोग क्या करना है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था। देखिए मैंने आपको क्या बताया पता है, अगर परमाणु संख्या निकालना है तो याद रखिएगा परमाणु संख्या और जो होता है ना इलेक्ट्रॉन, परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों समान होती है, ठीक है। यानी कि अगर बोला एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है तो और 12 न्यूट्रॉन है, तो परमाणु संख्या क्या होगा, तो 11 ही हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें पूछता है कि परमाणु द्रव्यमान कितना है, ठीक है, क्या बोलता है परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, तो द्रव्यमान में क्या करते हैं पता है, ये इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। थोड़ा सा मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं, यानी कि साफ सुथरा बात बताएं तो 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा, ठीक है। 23 निकल जाएगा परमाणु द्रव्यमान। जब अगर हम लोग पूछता है द्रव्यमान तब लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान नहीं पूछा है, यहाँ संख्या पूछा है, तो परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, याद रखिएगा। तो 11 ही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर द्रव्यमान रहता तो डी हो जाता है, यानी कि 23। 11 और 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ में आ गया होगा, आई थिंक, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर चलते हैं 25। देख रहे 25 में क्या है, किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन और परमाणु का समान नहीं होंगे, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन समझिएगा, फिर से मैं पढ़ रहा हूं। किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन और परमाणु का समान नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो आपको मैं बताता हूँ, सिंपल सा चीज़ दिखेगा यहाँ पे, पता है क्या होता है, यहाँ पे आप लोग समझना ये है, एक बार फिर से पढ़ते क्या लिखा हुआ है, किसी तत्व के समान समस्थानिक के निम्नलिखित में से कौन परमाणु का समान नहीं होंगे। देखिए अगर हम बात करें ना तो समान समस्थानिक जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों, न्यूट्रॉन के नहीं होंगे, ठीक है। न्यूट्रॉन के नहीं होते हैं, ये थोड़ा अलग होता है, इसका कभी भी बराबर बोल सकते हैं कि समस्थानिक मान नहीं होता है, ठीक है। इसलिए न्यूट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 26 क्या है कि निम्नलिखित में कौन एक कोशिक जीव के उदाहरण है। तो दोस्तों अमीबा आपको जहाँ दिखेगा वही राइट आंसर। आप लोग बचपन से पढ़ते हैं कि अमीबा एक कोशिक जीव है, गेहूँ चिड़िया और प्याज नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अमीबा है सो एक कोशिक जीव है, आप लोग को रट लेना है इसको,
ठीक है। चलिए सवाल नंबर 27, लाइजोसोम का निर्माण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और गोल्जी उपकरण और राइबोसोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोगों को मैंने लाइव क्लास में भी पढ़ाया है, आप लोग को याद होगा आई थिंक। ठीक है, तो मैं आप लोग को अगर याद नहीं है तो मैं एक बार आप लोग को बता दे रहा हूँ। ठीक है, सवाल आप लोग का जो है सो क्या है दोस्तों, एक बार फिर से पढ़ते हैं। लाइजोसोम का निर्माण कौन करता है? तो आप लोग को बताते हैं गोल्जी उपकरण। गोल्जी काज खोलते हैं ना, गोल्जी उपकरण, वही ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। सवाल नंबर 28 चलते हैं दोस्तों, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो अवशोषण, विसरण, प्रसरण और संवहन। तो याद रखिएगा कि ये जो है ना कोशिका झिल्ली के क्या है, कोशिका झिल्ली के आर पार जो पदार्थ जो जाते हैं उस प्रक्रिया का नाम क्या है, किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो उसको बोलते हैं इसका आंसर हो जाएगा ना विसरण बोलेंगे। ठीक है, विसरण। ठीक है, कोशिकाओं के आर पार जो भी पदार्थ जो होते हैं आर पार जाते हैं वो विसरण विधि से जाते हैं। ठीक है, विसरण विधि से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 29 चलते हैं, है ना। पौधे के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है? विभोजतक, जाइलम, फ्लोएम, पैरेनकाइमा। पौधों के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है? शीर्ष पर बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे शीर्ष विभोजतक होता है, यानी कि विभोजतक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 30 चलते हैं। अब रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं? जल, प्लाज्मा, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। तो आप लोगों को पता है कि रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं? तो आप लोग को अगर प्लाज्मा लग रहा है राइट तो सही है ना, प्लाज्मा सही हो जाएगा, प्लाज्मा इसका राइट आंसर है। ठीक है, सवाल नंबर चलता है 31 दोस्तों, क्या है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध, याद रखिएगा, मत्स्य पालन, फसल, दूध और मधुमक्खी दूध उत्पादन से। ठीक है, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन को बोला गया। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन को। चलिए सवाल नंबर 32 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल का उदाहरण है? रबी, धान आपका जो है सो खरीफ है, मक्का आपका खरीफ है, अरहर और चना। अब आपको इस दोनों में से आपको लगाना है दिमाग। ठीक है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल का उदाहरण है? धान, मक्का, अरहर, चना। तो मैं आप लोग बताता हूँ कि इसका राइट आंसर चना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, चना। ठीक है, चना एक रबी फसल का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 33 देख रहे हैं, क्या है? ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लाइव क्लास में। जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? उसका निवास स्थान, उसके पोषण की प्रक्रिया, उसका कोशिका संरचना और उसके जनन की प्रक्रिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? तो उसका जो है ना कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना से हम लोग पढ़ते हैं, पता करते हैं कि वो प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है ना, यानी कि एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 33 हो गया। 34 चलते हैं। पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं? तो थैलेफाइटा, ब्रायोफाइटा और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। पदार्थ वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं? पादप वर्ग का, है ना, सॉरी, तो ब्रायोफाइटा हो जाएगा राइट। ठीक है, ब्रायोफाइटा। सवाल नंबर चलते हैं 35। देख रहे हैं कि वेल निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? सरीसृप, पक्षी, स्तनपायी और मत्स्य। वेल निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? तो आप लोग को मैं बता देता हूँ कि वेल जो मछली होती है ना, वेल मछली जो होती है वो एक्चुअली में रहती तो पानी में है, समुद्र में रहती है, आप लोग को मालूम भी होगा, ब्लू वेल पढ़े होंगे नाम। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका स्तनपायी। एक्चुअली मछली है लेकिन ये स्तनपायी होता है। ठीक है, ये अपने बच्चों को दूध पिलाती है वेल मछली, आप लोग को मालूम है। तो वेल मछली जो है ना स्तनपायी में ही जो है सो आएगा, और वेल ही नहीं, अगर डॉल्फिन होता है तो डॉल्फिन भी होता है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा स्तनपायी है ये। चलिए सवाल नंबर 35 का हो जाएगा सी। 36 चलते हैं। वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन गैस उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो आप लोगों को पता है कि सबसे अधिक मात्रा में क्या है? सो वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा है। ठीक है, याद रखिएगा, CO2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, CO2।
चलिए सवाल नंबर चलते हैं 37। जल प्रदूषण से निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव नहीं होगा? जल के तापमान में परिवर्तन, हैजा, जल में ऑक्सीजन की कमी और फेफड़े संबंधी रोग है ना। यानी कि जल में क्या होगा, जल प्रदूषण में निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव नहीं होगा? तो ये फेफड़े संबंधी रोग, ठीक है, याद रखिएगा, ये नहीं होगा। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 38 क्या है कि निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है? निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है? ठीक है, खांसी जुकाम। निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है? खांसी जुकाम, रतौंधी, हैजा और काला जार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, मुझे लग रहा है कि काला जार होना चाहिए, ठीक है, काली खांसी इसको बोलते हैं। ये आपका जो है सो क्या है, असंक्रामक रोग है। की रतौंधी असंक्रामक ना, असंक्रामक, एक मिनट रुकिएगा, खांसी संक्रामक है, हैजा संक्रामक है, काला जार रतौंधी हो जाएगा असंक्रामक रोग, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 39। निम्नलिखित में कौन दीर्घकालिक लोग के उदाहरण है? लोग नहीं, रोग, ठीक है। तो दीर्घकालिक जो होता है ना, होता है मधुमेह, ठीक है, खांसी जुकाम, हैजा, टीबी और मधुमेह। निम्नलिखित में कौन दीर्घकालिक रोग के उदाहरण है? खांसी जुकाम, हैजा, टीबी और मधुमेह। तो खांसी जुकाम कम समय के लिए होता है, ठीक है, और ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं होता है खांसी जुकाम। इसका रोग हो जाएगा, इसका आंसर नहीं हो जाएगा, ठीक है, मधुमेह, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप लोग डी कर लेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग डायबिटीज। हमारा आखिरी प्रश्न दोस्तों देख पा रहे हैं कि जीवाणु निम्नलिखित में से कौन वर्ग में आते हैं? प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटी और फंजाई। आप लोग को पता है जीवाणु निम्नलिखित में से किस वर्ग में आते हैं? तो ये आपका जो हो जाएगा मोनेरा, ठीक है, बैक्टीरिया जीवाणु जो होते हैं वो मोनेरा में आते हैं, ठीक है, मोनेरा में, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इसी तरह से हम लोगों ने करीब 40 क्वेश्चंस किए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। और MCQ सीरीज में हमारा ये सेट 1 था जो कि साइंस का लेकर के आए हैं। धीरे धीरे हम लोग और भी लाएंगे, ठीक है, साइंस का और भी हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। इतना सारा क्वेश्चन करेंगे दोस्तों कि आपका फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन जो है सो आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी अभी आपको फाइनल मॉडल पेपर नहीं आया है, न्यू मॉडल पेपर आप लोग का झारखंड सरकार द्वारा नहीं लागू किया गया है, मतलब जैक बोर्ड द्वारा बोल सकते हैं, नहीं अभी जारी किया गया है। जब भी जारी करेगा मैं उसका भी वीडियो तुरंत लाऊंगा। तो चैनल पर अगर आप नए हैं और आप देख पा रहे हैं हमें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और आप अपने तैयारी को लगातार हमारे चैनल से करें, है ना, मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी जो है सो अच्छा रिकवरी बैकअप मिलेगा आपके फाइनल एग्जाम को लेकर के, क्योंकि समय एकदम नहीं रहा है ना। बाकी आप अपना तैयारी मुझ पर छोड़ दें, है ना, जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं उतना ज़्यादा आप कर सकते हैं। आप अपने आप से भी करें और हमारे चैनल के थ्रू से करें, है ना। आपका चैनल है ये, हमारा क्या है, आप है तो हम हैं और आप नहीं तो हम नहीं हैं, है ना, हम भी आप पे डिपेंड है। तो याद रखिएगा जितना भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को जितना हो सकता है उतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें, मैं यही कहूँगा। चलिए दोस्तों, बाकी आप लोग सब समझदार हैं एंड सभी को थैंक यू एंड सभी को जय हिंद, जय भारत, सभी को जोहार।